बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्लाह रखा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। आज हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स 11 में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मेजरमेंट। इसका पहला टॉपिक हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें स्टडी की जाएंगी, उनमें नंबर 1 है व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिज़िक्स, द स्टडी ऑफ फिज़िक्स इन्वॉल्व्ड इन, स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस क्या चीज़ है। साइंस का लफ्ज़ जो है ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया, जिसका मीनिंग है टू नो, the knowledge which man has gained through observations and experiments when organized systematically is called science। यानी लफ्ज़ साइंस का ओरिजिन यानी इब्तिदा जो है एक लातीनी लफ्ज़ साइंसिया से हुई है, जिसका मायने है जानना। और ऐसा नॉलेज जो हासिल किया जाए मुशाहिदात और तजर्बात के ज़रिए और उसको अच्छे तरीके से मनज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, उसको हम कहते हैं साइंस। साइंस जो है इसको मज़ीद जैसे जैसे इसके अंदर इजाफा होता गया, इसको मज़ीद ब्रांचेज में तकसीम करते गए, जिनमें से एक था फिज़िकल साइंसेस और दूसरा था बायोलॉजिकल साइंसेस। फिज़िकल साइंसेस क्या हैं? ऐसी साइंस जिसके अंदर हम डील करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, तो उसको हम फिज़िकल साइंस कहते हैं। जबकि बायोलॉजिकल साइंस जो है उसमें हम स्टडी करते हैं जानदार अजसाम को। फिज़िकल साइंस जो है इसमें जैसे जैसे मज़ीद तरक्की होती गई, तो उसको मज़ीद ब्रांचेज में तकसीम करते गए, जिनमें सबसे पहले नंबर पर फिज़िक्स है। फिज़िक्स को आगे मज़ीद नई ब्रांचेज में तकसीम किया गया, जिनमें केमिस्ट्री, ओशियानोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी और जियोलॉजी काबिल ज़िक्र है। लेकिन हमारा टॉपिक क्योंकि फ़िज़िक्स है, तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स या फ़िज़िक्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट तरीक़ों से फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें नंबर 1 है द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। यानी फ़िज़िक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसका ताल्लुक है नेचर की स्टडी के साथ और नेचुरल फिनोमिना यानी कुदरती मज़ाहिर के साथ है। जबकि दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक द वर्ड फिज़िक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिजिकोस मीनिंग नेचर, इंट्रोड्यूस्ड बाय द एंशिएंट साइंटिस्ट अरिस्टोटल। दूसरी तारीफ के मुताबिक फ़िज़िक्स का लफ्ज़ जो है एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ फिजिकोस से लिया गया है, जिसका मानी नेचर है। और तीसरी तारीफ के मुताबिक फ़िज़िक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। यहाँ लफ्ज़ जो डील विद है ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा। इसको उर्दू में हम कहेंगे जिसका ताल्लुक है। डील्स विद की जगह हम लफ्ज़ कंसर्न्ड विद भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम 2 चीज़ों को स्टडी करते हैं, जिनमें मैटर और एनर्जी है। मैटर को उर्दू में मादा कहते हैं और हर वो चीज़ जो वज़न रखती है, जगह घेरती है, उसे मादा कहते हैं। जैसा कि कोई भी मटेरियल है, पानी है, हवा है, गैस है या और बहुत सारी चीज़ें जो भी एग्जिस्ट करती हैं विद मैस एंड वॉल्यूम, उनको हम मैटर का नाम देते हैं। तो मैटर के अंदर यानी पार्टिकल से लेकर पूरी यूनिवर्स जो है वो आ जाती है। यानी फिज़िक्स का दायराकार इतना वसी है कि इसमें तमाम किस्म का मैटर आ जाता है। और दूसरी चीज़ एनर्जी है। एनर्जी को हम मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी वगैरह। तो इनका आपस में ताल्लुक क्या है, यानी मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कैसे बदला जा सकता है। जैसा कि मशहूर आइंस्टाइन की इक्वेशन है E=mc² के मुताबिक मैटर और एनर्जी जो है एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि फ़िज़िक्स का नॉलेज जो है कितना वसी है। यानी इसमें पूरी यूनिवर्स और उसके अंदर होने वाले तमाम मज़ाहिर जो हैं उनकी स्टडी की जाती है। इसके जो मेन फ्रंटियर हैं
जिनको फंडामेंटल साइंस का फ्रंटियर कहा जाता है वो बेसिक 3 हैं, जिसमें नंबर 1 है द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, जिसकी एग्जांपल है यूनिवर्स। दूसरा है द वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर, जिसकी एग्जांपल है मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ तक। और तीसरा है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल। अब हम इनमें से एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो उनमें नंबर 1 पे आ रहा है यूनिवर्स इटसेल्फ, यानी पूरी कायनात। और इस कायनात के नॉलेज को हासिल करने के लिए रेडियो टेलीस्कोप जो है छोड़ी गई है, जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है फ्रॉम फार साइड ऑफ द यूनिवर्स, यानी दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक। और इस टेलीस्कोप से जो रेडियो वेव्स के जरिए इंफॉर्मेशन हासिल हुई है, उससे फायर लाइट ऑफ बिग बैंग जो कि डिटेक्ट हुआ है तकरीबन, जिससे अंदाज़ा होता है कि हमारी जो ज़मीन है या हमारी जो कायनात है प्रोबेबली 20 बिलियन ईयर्स एगो जो है वो मार्ज वजूद में आई है। और उसके बाद जो है ज़मीन और जितनी भी कायनात है वो एक्सपैंड हो रही है और किसी डायरेक्शन में बड़ी स्पीड के साथ चलती जा रही है। दूसरा फ्रंटियर यूनिवर्स के बाद आता है। इसमें जो चीज़ें यूनिवर्स होगी और रेडियो टेलीस्कोप है ये यूज़ की गई है। दूसरा जो फ्रंटियर है वो है वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर। ये स्टार्ट होता है मॉलिक्यूल्स एट 1 एक्सट्रीम, यानी एक लेवल पे मॉलिक्यूल से शुरू करेंगे और दूसरे लेवल पर अर्थ तक। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं कि ये एटम से स्टार्ट हो रहा है, एटम के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल मिलकर सेल्स बनाते हैं, सेल्स मिलकर जो हैं टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर जो है सिस्टम बनाता है, और सिस्टम जो मिलकर हैं वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, और फिर वो बायोस्फीयर बनता है। और ये सारी चीज़ें मिलकर जो है हमारी ज़मीन तक और जितनी भी इसमें चीज़ें हैं सारी की सारी इसमें स्टडी की जाती हैं, जिसको वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर का नाम दिया जाता है। तीसरा फ्रंटियर था द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल। बहुत छोटी चीज़ें जिनको हम पार्टिकल्स कहते हैं। पार्टिकल्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जैसा कि लैप्टॉन्स हैं। लैप्टॉन जितने हैं ये न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन है, म्यूऑन है और न्यूट्रिनो है। इनको हम यूं भी कह सकते हैं ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। जबकि पार्टिकल की दूसरी कैटेगरी हेड्रॉन्स हैं। हेड्रॉन ऐसे पार्टिकल हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और ये जो न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। इनमें मिजॉन्स हैं, बारियोन्स हैं। इनको मजीद आगे तकसीम किया गया। बारियोन्स ऐसे हैं जिनका मास प्रोटॉन से ज़्यादा है, और मिजॉन्स ऐसे हैं जिनका मास प्रोटॉन से कम है। उनकी 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी गई हैं, पाइयोन और काइयोन। जबकि बारियोन्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट हमारे था कि हमने फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं या फिजिक्स के अंदर किन चीज़ों की स्टडी की जाती है। तो द स्टडी ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व इनमें नंबर 1 है लॉज ऑफ मोशन, कि चीज़ें हरकत कैसे करती हैं, चलती किस तरह हैं। दूसरा है नेचर एंड टाइप ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस कितनी किस्म की हैं, जैसा कि न्यूक्लियर फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और बहुत सारी। तीसरी चीज़ इसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम इटसेल्फ है, यानी स्पेस किस तरह की है और टाइम उसमें कैसे बिहेव करता है, जिसकी मुख्तलिफ थ्योरीज जो हैं इसको नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर स्टडी किया जाएगा। इसके बाद है इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स। मुख्तलिफ पार्टिकल आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनकी कोलिजन किस तरह की होती है, इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक होती है, या और उनके इंटरेक्शन कैसे पाए जाते हैं। और 5वीं चीज़ में है द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। और इसके अलावा बहुत सारे और कॉन्सेप्ट जो हैं इसमें स्टडी किए जाते हैं। इंटरेक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, पेयर प्रोडक्शन क्या चीज़ होती है, और एनिहिलेशन ऑफ मैटर वगैरह क्या चीज़ें हैं जिनको हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर बड़ी तफसील से स्टडी करेंगे। इसके बाद इसमें जो चीज़ें आएंगी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, जिनमें सबसे पहली ब्रांच जो है वो क्लासिकल फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स क्या है, इसका जो है डेफिनेशन ये बनती है, द नॉलेज ऑफ फिजिक्स accumulated till 1900 is called classical physics that deals with macroscopic phenomenon।
इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इनमें नंबर 1 है मैकेनिक्स, जिसमें हम मुताला करते हैं मोशन का। इसकी आगे मजीद 2 ब्रांचेस भी हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, जिसको आप मैट्रिक में स्टडी करके आए हैं। थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है एंड ऑप्टिक्स वगैरह जो हैं इसकी मेन ब्रांचेस हैं। इसके बाद दूसरी जो ब्रांचेस हैं उन क्लासिकल फिजिक्स के बाद वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन भी यहाँ मौजूद है, जैसा कि द रीसेंट नॉलेज गेन्ड बाई द रीसेंट नॉलेज बियॉन्ड 1900 इज टर्म्ड एज मॉडर्न फिजिक्स। इसमें 2 किस्म की बेसिक थ्योरीज हैं, जिनमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स हैं। यानी जो नॉलेज 1900 से पहले तक गेन किया गया था उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ी। उन मॉडिफिकेशन के जरिए हमने कुछ नई ब्रांचेस जो हैं वो आई सामने, जिनको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स है, जियोफिजिक्स है, प्लाज्मा फिजिक्स, ऑप्टिक्स, साउंड एंड ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, और कुछ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस हैं जैसा कि बायोफिजिक्स है, केमिकल फिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स है, कंडेंस्ड मैटर है। लेकिन ये लिस्ट किसी भी लिहाज से मुकम्मल नहीं है, इसकी और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनको हम नेक्स्ट जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी इंशाल्लाह स्टडी करते चले जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं अब किताब की तरफ। किताब से हम रीडिंग का कुछ हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया जो कि बहुत ही अहम है, ये आप अपनी किताब से देख लें ज़रा। बाई द एंड ऑफ 19th century मैनी फिजिसिस्ट स्टार्टेड बिलीविंग दैट एवरीथिंग अबाउट फिजिक्स हैज़ बिन डिस्कवर्ड। यानी 19वीं सदी के एंड पर लोगों के जहन में ये बात आ चुकी थी कि फिजिक्स जो है उसके अंदर सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। लेकिन अबाउट द बिगिनिंग ऑफ 20th century मैनी न्यू एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स रिवील्ड, कई नए तजर्बाती हकायक जो थे उन्होंने साबित किया दैट द लॉज फार्मूलेटेड बाय द प्रीवियस इन्वेस्टिगेटर्स, जिनको हम न्यूटनियन फिजिक्स का नाम भी देते हैं, नीड मॉडिफिकेशन, उनमें तरमीम की ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेटर कहते हैं तहकीक करने वाले को, और मॉडिफिकेशन कहते हैं तरमीम को। फर्दर रिसर्चर्स गेव बर्थ टू मैनी न्यू डिसिप्लिन इन फिजिक्स सच एज न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स जो है इस पे निशान लगाने का तरीका ये होगा कि जिस लफ्ज़ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है वहाँ आप ग्रेटर देन की अलामत लगाएंगे, जैसे कि आपके सामने ये अलामत आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन की अलामत लगा देंगे, और जिस लफ्ज़ की डेफिनेशन है उसको हम यहाँ अंडरलाइन कर देंगे। ये डेफिनेशन है न्यूक्लियर फिजिक्स की, ये बुक पे निशान लगाने का मेथड है। विच डील्स विद, ये डील विद का जो लफ्ज़ है ये बार बार यूज होगा जितनी भी डेफिनेशन हैं। इसकी जगह बाद का तो लफ्ज़ कंसर्न्ड विद भी यूज होता है, और ये दोनों एक ही मैनी में यूज किए जाते हैं। विद एटॉमिक न्यूक्लियाई, और जहाँ डेफिनेशन मुकम्मल हो रही है वहाँ आप ये ग्रेटर देन वाली अलामत लगा देंगे। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब किताब खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है, और डेफिनेशन है किस लफ्ज़ की। तो दोबारा देख लें कि जहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट है वहाँ आपने ग्रेटर देन की अलामत लगानी है, और जहाँ डेफिनेशन ख़त्म है वहाँ ग्रेटर देन की अलामत लगा देनी है, और जिस लफ्ज़ की डेफिनेशन है सिर्फ उस लफ्ज़ को आपने अंडरलाइन करना है, पूरी लाइन को अंडरलाइन नहीं करना। ऐसे ही इसमें दूसरी डेफिनेशन आ रही है पार्टिकल फिजिक्स, विच इज़ कंसर्न्ड विद, जैसे कि डील विद का मैनी है जिसका ताल्लुक है, ऐसे ही कंसर्न विद का मैनी है जिसका ताल्लुक है अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ विच मैटर इज कंपोज। पार्टिकल का जिक्र पिछली वाली स्लाइडों में आ चुका है जिसमें हम मुख्तलिफ पार्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जिसका ताल्लुक है विच डील विद वेलोसिटीज अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है जो कि लाइट के करीब तरीन है, उनको हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और यहाँ ये बात आपने जहन में रखनी है कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो थी ये डेवलप की थी आइंस्टाइन ने। और एंड पे एक डेफिनेशन दी गई सॉलिड स्टेट फिजिक्स। यहाँ मैंने जिन डेफिनेशन पे निशान लगाने का तरीका बताया गया था वो पहले से ही मैंने उस पर निशान लगाया हुआ है, उसको अंडरलाइन भी किया हुआ, हाईलाइट भी कर दिया है।
तो आप भी अपनी किताब के ऊपर इनको इसी तरह जो है शुरू का निशान लगा लें, उसको अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर लें। विच इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यानी सॉलिड स्टेट फिजिक्स विच इज कंसर्न विद की जगह डील विद भी लगा सकते हैं या स्टडी विद का लफ्ज भी यूज किया जा सकता है। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर का मैनी साख्त होता है और प्रॉपर्टीज का मैनी खसूसियात है। बट दिस लिस्ट इज बाई नो मीन द एग्जॉस्टिव, लेकिन ये लिस्ट किसी भी लिहाज से मुकम्मल नहीं है। एग्जॉस्टिव का मैनी होता है मुकम्मल होना या कंप्लीट होना। इसके बाद हम देखते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर फिजिक्स का क्या अहम किरदार है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर पोटेंट फोर्स ऑफ फॉर चेंज इन द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड। साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं वाई, यानी क्यों, कौन कोई चीज क्यों है। एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा लफ्ज है जिसमें हम स्टडी करते हैं मेथड्स को। टेक्नोलॉजी दो लफ्जों से मिलकर बना है, टेक्निक्स एंड लोगास, यानी ऐसे तरीकों पे बहस करना जिनके जरिए कम वक्त में ज्यादा काम अच्छे तरीके से किया जा सके। इसके आगे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर पोटेंट का मैनी होता है मख्फी, छुपा हुआ। फोर्स कुव्वत है, चेंज द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड, इंसान की आउटलुक को चेंज करने में साइंस और टेक्नोलॉजी एक मख्फी कुव्वत के तौर पे काम करती है। जैसा कि इंफॉर्मेशन मीडिया एंड फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन मीडिया यानी जो मालूमाती मीडिया है, जैसा कि टीवी है, रेडियो है या मोबाइल है, और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसा कि इंटरनेट है, हैव ब्रॉट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन ए क्लोज कॉन्टैक्ट विद वन एंड अदर। इन चीजों ने तमाम दुनिया के हिस्सों को एक नुक्ते पे इकट्ठा कर दिया है, जिसको हम ग्लोबल विलेज का नाम से, विलेज आप जानते हैं गांव को कहते हैं, तो गांव एक ऐसी जगह होती थी जहां हर आदमी दूसरे आदमी को अच्छे तरीके से जानता था। तो आज भी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी ने तमाम दुनिया को एक नुक्ते पे मरकूज कर दिया है। इवेंट्स, वाकयात इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इमीडिएटली रीवर्बरेट। रीवर्बरेट जो लफ्ज है इसका मैनी होता है बाज गश्त, यानी एक चीज कहीं से टकराती है, फिर वापस आती है, फिर टकराती है, फिर वापस आती है, तो उसको रीवर्बरेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मैसेज जो है उसको फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या वैसे ही मैसेज करते हैं, तो अगर वो मैसेज दूर दराज यानी लोगों से होता हुआ दोबारा फिर आपके पास वापस आ जाए, तो उसको हम रीवर्बरेट करना कहते हैं। यानी वाकया जो एक जगह पेश आता है तो आप देखते हैं मिनटों और सेकंडों के अंदर हर मोबाइल के ऊपर वो पहुंच चुका होता है, हत्ता कि जिसने भेजा था वापस उसके पास भी आ जाता है, तो इसको हम रीवर्बरेट करना कहते हैं। राउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया के अंदर, यानी एक वाकया जो एक जगह पेश आ रहा होता है वो इतनी तेजी से फैल रहा होता है कि दोबारा फिर उसी बंदे के पास ही वो इंफॉर्मेशन वापस आ रही होती है। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या चीज है? जैसा कि लफ्ज टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक एग्जांपल देता हूं। यानी शुरू में लोग एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देने के लिए एक आदमी भेजा करते थे, वो जाता था, वो पैगाम लेकर आता था। फिर इसमें थोड़ी सी तरक्की हुई तो इसको कबूतरों के जरिए खत भेजने का सिलसिला शुरू हुआ, फिर डाक का निज़ाम कायम हुआ और फिर टेलीफोन आ गया। टेलीफोन में पहले सिर्फ एक मैसेज भेजा जाता था, लेकिन बाद में इसमें इतनी ज्यादा तरक्की हुई कि आवाज भी एक दूसरे को कॉल की जा सकती थी। फिर ये इंक्रीज होते होते ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोबाइल तक आ गई। अब आप अंदाजा करें, पहले एक आदमी जाता था तो उसको हो सकता है कि साल लग जाए दूसरे बंदे तक जाने के लिए और फिर साल वापस आने के लिए। अब जस्ट वन क्लिक के अंदर आप ये सारा पैगाम जो है पूरी दुनिया के अंदर शेयर कर सकते हैं और पूरी दुनिया की मालूमात जो है उनको एक क्लिक के अंदर इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए मजीद आगे जो तरक्की हुई, जैसा कि शुरू में हम देखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम बात कर रहे थे, तो उसमें जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं जो कि बनाए जाते हैं चिप के जरिए, चिप आईसीज को कहते हैं, जो कि बड़ा होकर प्रोसेसर बन जाता है, उसको चिप का नाम दिया जाता है। डिवेल्प्ड फ्रॉम द बेसिक आइडियाज ऑफ फिजिक्स, यानी कंप्यूटर नेटवर्क जो हैं वो चिप से बनाए जाते हैं और जो कि फिजिक्स के बेसिक आइडियाज के ऊपर बेस करते हैं। और चिप जो है ये मेड फ्रॉम सिलिकॉन है, सिलिकॉन से बनाई जाती है। ये मैंने हाईलाइट इसलिए किए हैं कि ये सारे एमसीक्यूज बन जाते हैं। और सिलिकॉन जो है ये सैंड से हासिल होती है। अब आगे उसने हमें जगाने की कोशिश की है। इट इज अप टू अस, ये हमारे ऊपर मुनहसर है
वेदर वी मेक ए सैंड कासल, यानी हम किले बनाएं, आर ए कंप्यूटर आउट ऑफ इट, यानी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है कि अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस सिलिकॉन को जो कि सैंड से हासिल होती है इसको इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े किले बना लें या फिर इससे कंप्यूटर बनाया जा सकते हैं। और एंड पे जो चीज़ें हमने पढ़ी उनकी समरी पेश की जा रही है, जिनमें फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के अंदर उसका क्या किरदार है। तो मैंने ये स्टार्ट किया था कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने इंसान की आउटलुक को चेंज करके रख दिया है और जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से हैं वो एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं कि वो ग्लोबल विलेज की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी एक जगह पे होने वाला इवेंट जो है वो बड़ी जल्दी रिवर्बरेट कर जाता है पूरी दुनिया के अंदर, उसको आप देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फास्ट मीन्स और कम्युनिकेशन जो थे उन्होंने दुनिया की आउटलुक को चेंज कर दिया, जैसा कि कंप्यूटर चिप जो है वो बनाई जाती है सिलिकॉन से और सिलिकॉन हासिल होती है सैंड से, और ये अब हमारे ऊपर है कि हम इससे किले बनाते हैं या कंप्यूटर बनाते हैं। तो आइए एंड पे जो चीज़ें हमने स्टडी की हैं उनके मतलब हम थोड़े से MCQs का मुताला करते हैं। जैसा कि अभी आप पढ़ चुके हैं तो मेरा ख्याल है आपको ये चीज़ें जहन में बैठ गई होंगी। तो उनमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कंप्यूटर चिप्स आर मेड ऑफ। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि इसका जवाब क्या है, तो अब आपने इसका जवाब जो है ढूंढना है। मैं एंड पे आपको इसके जवाब भी बताऊंगा। नंबर 2 है सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये भी अभी आपने स्टडी किया, मैंने रीडिंग भी करवाई थी, उसके अंदर भी मौजूद था, तो ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। इसका जवाब क्या आप भी सोचिएगा। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कंसर्न विद अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ विच मैटर डिकम्पोज, ये एक डेफिनेशन थी जिसको हमने रीडिंग के अंदर स्टडी किया था, तो इसका जवाब भी आप अभी बताएंगे। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय, ये वहाँ लिखा नहीं था लेकिन मैंने आपको बताया था। तो अब हम देखते हैं कि पहले क्वेश्चन का क्या जवाब है। तो आपके सामने जवाब आ गया, कंप्यूटर चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन। नंबर 2 सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंड, और तीसरा था कि अल्टीमेट पार्टिकल जो है किस ब्रांच से तल्लुक़ रखते हैं, तो इसका जवाब है पार्टिकल फिजिक्स। और चौथा था रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ये डेवलप की थी आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट एक MCQ है एक्सप्रेस द होल यूनिवर्स इन अ सिंगल वर्ड, पूरी दुनिया को एक सिंगल वर्ड से किसके साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये कुछ MCQ जो हैं थोड़े से आपके जहन को यानी उभारने के लिए पेश किए गए हैं। इनके जवाब देखें, इसका जवाब है एनर्जी है। अगला है मोस्ट रिफाइंड फॉर्म एनर्जी इज, सबसे ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म एनर्जी की क्या है, तो वो भी लाइट है। तीसरा है मोस्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज, यानी एनर्जी की मुर्तकज़ शुदा बहुत ज़्यादा इकट्ठी फार्म, यानी जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा एक जगह इकट्ठी कर दी गई है, वो कौन सी है, तो उसका जवाब है मैटर। और मैटर आपने पढ़ा पहले कि ये ऐसी चीज़ है जो वजन रखती है और जगह घेरती है, और फिजिक्स के अंदर हम दो ही बातों को पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी को। लेटेस्ट थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ यूनिवर्स इज, ये है स्टेडी स्टेट थ्योरी। नेचुरल फिलॉसफी इज डिसिप्लिन ऑफ, ये नेचुरल फिलॉसफी जो है ये किस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है, तो इसका जवाब है साइंस। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। एनी क्वेश्चन, आप कोई भी सवाल जो है कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ये पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स 11 चैप्टर नंबर 1 वायर मीट। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड एंड आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी हर वो मिकदार जिसको मेजर किया जा सके या ऑब्जर्व किया जा सके उनको हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं ये बेसिकली दो किस्म की हैं, इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिनमें नंबर 1 है बेस क्वांटिटीज और नंबर 2 है डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर बाकी मिकदारों को डिफाइन किया जाता है, और ये टोटल 7 हैं जिनको आप ऑलरेडी भी 9th के अंदर पढ़ के आए हैं। तो इनमें नंबर 1 है लेंथ, नंबर 2 है टाइम,
नंबर 3 है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, नंबर 4 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर 5 मैस, नंबर 6 इलेक्ट्रिक करंट और नंबर 7 है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हासिल करते हैं। जैसा कि फोर्स है, फोर्स आप जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के तहत F इज इक्वल टू ma आता है, जिसमें m एक मैस है जो कि बेस क्वांटिटी है, उसके साथ a आता है जो कि एक्सेलरेशन है, ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसके अलावा पावर है, वर्क है, इलेक्ट्रिक चार्ज है और प्रेशर है, और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी क्वांटिटी जो इन बेस क्वांटिटीज के साथ हासिल की जा सकती हैं, उन तमाम क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटीज का नाम दिया जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये 1960 के अंदर सबसे पहले कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसके अंदर एक सिस्टम बनाया गया और यूनिट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि यूनिट किसे कहते हैं। यूनिट एक स्टैंडर्ड होता है जिसको कंपैरिजन के लिए एक एस्टेब्लिशमेंट की जाती है कि उसको कैसे कंपेयर किया जाएगा, और किसी भी स्टैंडर्ड के लिए 2 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। नंबर 1 ये एक्सेसिबल होना चाहिए और नंबर 2 ये इनवेरिएबल होना चाहिए। लेकिन आम तौर पे ये दोनों चीज़ें जो हैं वो पूरी नहीं होती, तो हम उसके साथ एक कहीं कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। तो सिस्टम इंटरनेशनल जो है ये 1960 में मीटिंग हुई जिसमें 3 किस्म के यूनिट डिस्कस हुए। बेस यूनिट्स, इसको हम डिफाइन करते हैं द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी इज कॉल्ड बेस यूनिट। जबकि डिराइव्ड यूनिट्स कौन से होंगे? द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। जबकि तीसरे किस्म के यूनिट्स जिनको ना तो बेस यूनिट के ज़मरे में रखा गया ना डिराइव्ड यूनिट के ज़मरे में रखा गया, उनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दिया गया। और ये प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज हैं और इसके अंदर सिर्फ 2 यूनिट आते हैं जिनको हम कहते हैं रेडियन और स्टीरेडियन। इसको हम अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने हैं। बेस यूनिट्स जो हैं, जितनी भी बेस क्वांटिटी हैं, जैसे कि पहले हमने देखा लेंथ है, लेंथ का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट मीटर है और उसका सिंबल स्मॉल m है। दूसरा यूनिट फिजिकल क्वांटिटी मैस है, इसका यूनिट किलोग्राम है जिसकी सिंबल kg है। तीसरा जो सिस्टम इंटरनेशनल में बेस यूनिट है वो टाइम है जिसका यूनिट सेकंड है। इलेक्ट्रिक करंट है जिसका यूनिट एम्पेयर है, सिंबल उसका कैपिटल A है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है जिसका यूनिट केल्विन है जिसकी सिंबल K है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जिसका यूनिट कैंडेला है जिसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसको मोल कहा जाता है और इसकी सिंबल MOL है। जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटी से हासिल की जाती हैं, यानी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज। इनमें फॉर एग्जांपल फोर्स है, इसका यूनिट न्यूटन है जिसकी सिंबल कैपिटल N है। और अगर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट देखा जाए तो ये लिखा जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली वर्क है जिसका यूनिट जूल है, सिंबल इसका कैपिटल J है। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट लिखा जाए तो न्यूटन मीटर भी लिखते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली ये टेबल जो है आपकी बुक पे बना हुआ, टेबल का नंबर पर मौजूद है, टेबल नंबर 1.3। जबकि जो आपकी बेस यूनिट्स हैं उनका टेबल है टेबल नंबर 1.1। ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो पूरी साइंस के अंदर यूज होती हैं, लिहाजा इनको बहुत अच्छे तरीके से रिमेंबर करना बड़ा ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट जितने भी हमारे आने वाली क्वांटिटीज हैं उनको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा था रेडियन। रेडियन जो है ये एक प्लेन एंगल है। डायग्राम पे अगर आप गौर करें तो आपको नजर आएगा कि ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के रेडियस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर इस सर्कल के ऊपर एक आर्क ली जाए, जैसा कि रेड कलर में आप देख रहे हैं कैपिटल R लिखा हुआ है, अगर इस की लेंथ जो हमारे पास आर्क आ रही है वो सर्कल के रेडियस के बराबर हो, तब जितना एंगल इसके सेंटर पे सबटेंड होगा उसको हम 1 रेडियन का नाम देते हैं।
डेफिनेशन के मुताबिक एंगल सबटेंडेड, सबटेंड का मैनी होता है बनना, एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाई एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियन। इसको आप देखते हैं इसकी एनिमेशन कि ये किस तरह काम करता है। तो डायग्राम में आप देखें हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस r है। अगर हम इस रेडियस के बराबर, ये लेंथ जो है रेडियस के बराबर ली जाए और इसको हम इसके ऊपर आर्क बना दें, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अगर ये रेडियस जो कि लेंथ इस आर्क के ऊपर पूरी आ जाए तो जितना एंगल सेंटर पे बनेगा उसको हम 1 रेडियन का नाम देंगे और इसका डिग्री के साथ जो रिलेशन है वो 57.295 डिग्री बनता है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी करेंगे। अगर हम आर्क लेंथ को डबल कर दें यानी 2r के बराबर कर दें तो जो यहाँ पर एंगल सबटेंड होगा वो 2 रेडियन हो जाएगा। सिमिलरली अगर 3r कर दें तो जो एंगल सबटेंड करेंगे वो 3r के बराबर बन जाएगा। अब आर्क लेंथ हमारी पाई आर के बराबर हो जाएगी और अगर 180 डिग्री है तो पाई रेडियन बनेगा जो कि 3.14 रेडियन के बराबर होता है। सिमिलरली अगर हम इसको मजीद आगे एक्सटेंड करते चले जाएं तो जैसे जैसे एक्सटेंड करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे सामने जो है ये डायग्राम में जैसे आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, तो ये जो फिगर है उसका एंगल जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। हत्ता कि जब हम पूरी यानी आर्क जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो तब हमारा एंगल जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ देखें आर्क लेंथ हमारी जो है वो 2 पाई आर के करीब होती जा रही है। तो जैसे ही हमारी जो आर्क लेंथ है वो 2 पाई आर के इक्वल होगी तो इस जहाँ से हमने ये ब्लू लाइन स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद जब हम दोबारा इस लाइन पर पहुँचेंगे, देखिए ज़रा गौर करें वीडियो के अंदर, तो आपको ये मुकम्मल नज़र आएगा किस तरह ये हमारे सामने 2 पाई रेडियन बन जाएगा। तो जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये मुकम्मल 2 पाई रेडियन के इक्वल हो जाएगा। इस तरह यानी आपके रेडियस ने अगर आर्क जो बनाएगी रेडियस की इक्वल है तो 1 रेडियन, और अगर पूरे चक्कर की हम बात करें तो तब आर्क लेंथ 2 पाई आर बनती है और हमारे पास जो रेडियन में एंगल है वो 2 पाई रेडियन बन जाएगा, जबकि डिग्री में बनाया जाए तो वो 360 डिग्री के इक्वल हो जाता है। दोबारा वापस आते हैं पहली स्लाइड की तरफ। इसके बाद यहाँ भी आप देखें, यहाँ लिखा हुआ नंबर 1 नोट के अंदर कि टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई रेडियन। अब हम आते हैं नेक्स्ट दूसरी जो सप्लीमेंट्री यूनिट था उसकी तरफ, स्टीरेडियन। स्टीरेडियन को हम डिफाइन करते हैं एज अ सॉलिड एंगल, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड के मानी वही हैं कि बनता है एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाई एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये आपके सामने फिगर है, इसमें देखें कि अगर हम यहाँ पर एक सरफेस एरिया लें जिसका साइज r स्क्वायर के इक्वल हो, अब जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 1 स्टीरेडियन होगा और इसकी सिंबल एस आपके सामने नजर आ रही है। आइए इसको भी हम देखते हैं कि इसकी एनिमेशन क्या है और इसमें ये किस तरह एंगल जो है बनाया जाएगा। यहाँ पर ये हमारे सामने एक स्फीयर नज़र आ रहा है। इस स्फीयर का हम सरफेस एरिया अगर r स्क्वायर के इक्वल है यानी इसके रेडियस के इक्वल लिया जाए, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, ये हमारे पास है यानी उसके सेंटर में सरफेस है, रेड सर्कल जो बना दिया गया स्फीयर के अंदर, इसको हम एरिया कंसीडर करें। द सरफेस एरिया ऑफ दिस रेड सरफेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो जितना एंगल जो है 3D के अंदर इसके सेंटर पे बनेगा उसको हम कहेंगे 1 स्टीरेडियन। और जो 1 स्टीरेडियन एंगल है इसकी जो कुल मिकदार यहाँ पर बनती है वो आप देख सकते हैं कि वो कुल कितनी बनेगी। ये नोट नंबर 2 के अंदर आप देखें, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाई इट्स सरफेस एरिया इज 4 पाई स्टीरेडियन। ये याद रखना है कि पूरे स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 4 पाई स्टीरेडियन है, जबकि जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। जो सवाल एमडी कैट में आते हैं उसके हवाले से थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊं। बाद औकात सवाल इस तरह आ जाता है रेडियन के हवाले से, वो कहता है
कि अगर आपका ये जो आर्क बन रही है ये r/2 हो, यानी पूरा रेडियस ना हो, r/2 के इक्वल हो, यानी यही हमारे पास जो r है ये r/2 के इक्वल लिया जाए, तो जितना एंगल सबटेंड होगा इसके सेंटर में वो भी हाफ रेडियन बन जाएगा। यानी अगर रेडियस यहाँ पर आप ये आर्क की लेंथ जो है r/2 के बराबर ले लेंगे, यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, तो जाहिर है यहाँ पर बनने वाला जो एंगल होगा वो भी 1/2 रेडियन रह जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे आप इस आर की कीमत को चेंज करते चले जाएंगे तो वैसे वैसे ही यहाँ पर एंगल की कीमत जो है वो भी चेंज होती चली जाएगी। सिमिलरली सफ़ीर के हवाले से जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर आपने देखा कि अगर हमारा यहाँ जो एरिया है वो r² के इक्वल हो तो यहाँ पर 1 रेडियन एंगल बन रहा है, लेकिन बाद का तो वो कह देता है कि यहाँ पर जो एरिया आ रहा है वो r²/2 है, यानी r की बजाय हम कितना ले रहे हैं यहाँ पर r²/2 एरिया लें, तो तब जो आपका यहाँ पर एंगल सबटेंड होगा ये यानी r²/2 कर दें या r/2 कर दें, तो तब हमारे पास ये जो एंगल सबटेंड होगा वो भी हाफ रेडियन यानी हाफ स्टी रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत ही दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत सारे पेपर्स के अंदर रिपीट होती हैं। तो इसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है उसको मज़ीद भी हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि SI यूनिट जो है वो उसको तीन किस्म के यूनिट्स पे बेस करता है, जिनको हम बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं। बेस यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। इसके अलावा 3 किस्म के यूनिट सिस्टम और भी यूज होते हैं जिनको हम कहते हैं MKS। MKS जो है ये स्टैंड करता है फॉर मीटर किलोग्राम सेकंड के लिए, इसको मैं अभी अगली स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा CGS सिस्टम होता है, ये स्टैंड करता है फॉर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। जबकि एक ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी है जिसके अंदर 3 किस्म के यूनिट होते हैं, फुट लेंथ के लिए, पाउंड जिसको लिब्रा कहते हैं, सिंबल LB होती है, और सेकंड होते हैं। अब इनकी कन्वर्शन जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया। MKS के अंदर फॉर एग्जांपल आप जानते हैं G, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर आप इसको CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम के अंदर देखें तो ये 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सिमिलरली MKS सिस्टम के अंदर फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, जिसको कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि CGS के अंदर ये डाइन कहलाता है, जिसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। और ब्रिटिश यूनिट के अंदर यही यूनिट जो हैं हमारे अगर लिए जाएं तो फुट और पाउंड और सेकंड में मेजर किए जाएंगे, यानी फोर्स का यूनिट जो हमारा होगा फुट पाउंड पर सेकंड के बराबर लिया जाएगा। तो इनकी एग्जाम्पल जो है आगे हमारे सवालों के अंदर आ रही हैं। तो आइए अब हम इसमें इस्तेमाल होने वाले जो अहम MCQs हैं उनका मुताला करते हैं। अभी आपने डेफिनेशन देखी SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, तो डेफिनेशन में आपने देखा सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल को भी हम कहते हैं। तो इसके आपने सोचना है इसका जवाब क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द SI यूनिट ऑफ लेंथ, नीचे दिए गए कौन सी क्वांटिटी जो है वो यूनिट SI यूनिट लेंथ की नहीं है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द SI यूनिट, नीचे वाले जो 4 दिए गए ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा SI यूनिट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल SI यूनिट, कौन सी बुनियादी SI यूनिट नहीं है। कैंडेला इज द यूनिट SI यूनिट ऑफ। तो ये सारे आपने देख लिए और बहुत सारे बच्चों को इसके जवाब जो हैं वो जहन में आ भी गए होंगे। अब मैं एक एक जो है उसका जवाब एक्सप्लेन करता चला जाता हूँ। तो SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल क्या है, ये टी रेडियन बनता है। यहाँ ये मिस्टेक हो गई है, इसको ज़रा ध्यान में रखना है। इसका SI यूनिट जो है वो कौन सा है, टी रेडियन है। ये इस पर आपने निशान लगा लेना है। ये वाला जो है ये सही निशान नहीं लग पाया, तो इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। ये मैं दोबारा यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल जो है ये रेडियन नहीं बल्कि टी रेडियन है। ये आपके सामने मैंने निशान लगा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द SI यूनिट ऑफ लेंथ, इनमें से कौन सा SI यूनिट लेंथ का नहीं है। जैसे एंगस्ट्रॉम ये भी लेंथ का यूनिट होता है, माइक्रोन भी लेंथ का यूनिट है, और जो पार्सक है ये भी लेंथ का यूनिट है। तो इनमें आपका जो है रेडियन जो है ये
बनेगा, जो कि SI यूनिट नहीं बल्कि ये सप्लीमेंट्री यूनिट बनता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट SI यूनिट, नीचे दिए गए यूनिट में से कौन सा SI नहीं है। तो इसका जवाब जो बनेगा, इसमें किलोग्राम है, ये भी SI यूनिट है, मोल भी SI है, CD कंडेला भी SI है। तो इनमें सिर्फ कौन सा बाकी रह गया, डिग्री जो है ये SI यूनिट नहीं बन रहा। तो ये जिनको क्रॉस कर रहा हूँ ये जवाब नहीं है, जिन पे सर्कल किया वो जवाब है। इसमें यही इसका जवाब है, यानी डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा इसका जवाब। ये हमारी ऑप्शन दुरुस्त होगी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल SI यूनिट, इनमें से कौन सा SI यूनिट नहीं है। केल्विन भी SI यूनिट है टेम्परेचर का, एम्पेयर करंट का SI यूनिट है, और मीटर लेंथ का है। तो अब इनमें सिर्फ कौन सा बाकी रह गया, पॉइज। पॉइज जो है ये हम स्टडी करेंगे। पॉइज जो है ये ये यूनिट बनता है, उसको हम नाम देंगे ईटा, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का नाम देते हैं, या ये सरफेस टेंशन का भी यूनिट होगा, जिसको नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। कंडेला इज द SI यूनिट ऑफ, यहाँ पर चार्ज दिया गया, चार्ज आप जानते हैं ये SI यूनिट बुनियादी यूनिट ही नहीं है, पावर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये तीनों जो हैं ये सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर बुनियादी यूनिट के तौर पर नहीं आ रहे। तो कंडेला जो है ये किस चीज़ का यूनिट है, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं कुछ MCQ, जैसा कि 1.2 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर व्हेन चेंज टू ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसको हम किस तरह रीड करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ हिंट दिया है कि 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो 10 रेज़्ड पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। तो इसको ज़हन में रखते हुए आप इनमें से देख सकते हैं कि कौन सा सही जवाब है। तो 1.2 एक्सपोनेंट, ये 10 रेज़्ड पावर को एक्सपोनेंट भी पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही आ रहा है, 1.2 एक्सपोनेंट -3 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसको उल्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में बदला गया, जबकि यहाँ पर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को किलोग्राम में बदलना है। तो यहाँ पर पावर 3 पॉजिटिव आएगी आपकी, यानी ये बनेगा 1.2 एक्सपोनेंट 3। रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके टेबल में दी हुई हैं बुक के अंदर। तो उनमें से इसका जो आंसर है 1.2 एक्सपोनेंट -14 के तकरीबन बराबर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट लेंथ, तो इनमें आप देखें ये मिलीमीटर में है, ये मीटर में है, ये डेसीमीटर में है। तो अगर आप इन सब को मीटर में करें तो यहाँ तो ये बहुत छोटी लेंथ हो जाएगी, ये मीटर में 10⁴ बन रही है, ये डेसीमीटर में है। तो इनमें देखें किलोमीटर जो है इसके साथ मजीद 10⁻³ आनी है, तो ये टोटल जो है एक्सपोनेंट 5 बन जाएगी। इसलिए लॉन्गेस्ट जो आपकी लेंथ हमारी 1.24 एक्सपोनेंट 2 किलोमीटर है। स्टीरेडियन इज द एंगल सबटेंडेड इन 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, बोथ इन 2 and 3 डायमेंशन, नन ऑफ दीज। तो आपने पढ़ा है कि स्टीरेडियन एक ऐसा एंगल है जो 3 डायमेंशनल एंगल है, जिसको सॉलिड एंगल का नाम दिया जाता है। तो इसका जवाब क्या आएगा, 3 डायमेंशंस। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आला रखा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आरफवाला। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 मेजरमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड एंड कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे एरर एंड अनसर्टेनिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ होती है। इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है, नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन विच इम्प्लाइज पावर ऑफ 10। The internationally accepted practice is that there should be only one non-zero digit left of the decimal। अब हम इसको एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ एक नंबर आपको नजर आ रहा है 134.7। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम 1.347 लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ हमारा जो डेसिमल प्लेस है वो कितने डिजिट जो है लेफ्ट साइड को मूव कर गया। तो यहाँ से काउंट करें तो ये 1 2, तो यहाँ पर आपके पास 10 की पावर 2 जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगी। तो इसको लिख दीजिएगा 1.347
मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पावर 2। एक और एग्जांपल देखें 0.0023। जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको लिख देंगे 2.3। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा डेसिमल प्लेस जो है राइट वर्ड कितने डिजिट जा रहा है। तो यहाँ से गिन लें, ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यहाँ पर पावर आपकी नेगेटिव में आएगी। यहाँ ख्याल रखें, जब भी आपका डेसिमल प्लेस जो है वो राइट वर्ड जाएगा तो 10 की पावर नेगेटिव में आएगी, और अगर आपका जो डेसिमल प्लेस है, जैसे कि इस पहली एग्जांपल में आप देख रहे थे, ये राइट वर्ड आएगा, तो ऐसी सूरत में आपके पास जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव आएगी। जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि 1.347 एक्सपोनेंट 2 है। इसको एक और एग्जांपल से भी नीचे एक्सप्लेन किया गया। यहाँ देखिए 33,000,000 मीटर। तो जब हम इसको लिखेंगे 3.3 तो उसके बाद देखेंगे कि ये हमारा जो डेसिमल प्लेस है यहाँ से कितने डिजिट जो है वो राइट वर्ड मूव करके। तो यहाँ से गिन ले 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो वो 10 रेज पावर 7 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे एक और एग्जांपल है जिसमें 0.000035 को एक्सप्लेन किया गया। तो इसमें हमारा जो डेसिमल प्लेस है ये शिफ्ट हो रहा है राइट वर्ड, जबकि पहले वाली एग्जांपल में ये शिफ्ट हुआ था लेफ्ट वर्ड। तो लेफ्ट वर्ड में पावर पॉजिटिव ली गई और राइट वर्ड में पावर नेगेटिव ली जाती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। कन्वेंशंस का लफ्जी मतलब होता है रवायत, रवाज या तरीका। यानी साइंटिस्ट जो पहले से तरीका इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो कौन सा है जिसके जरिए यूनिट्स को हम जाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेशंस हैं, कन्वेंशंस हैं, उनको यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है, जिनमें नंबर 1 है फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे न्यूटन है, पास्कल है या जूल है। ये अगरचे आप जानते हैं न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, पास्कल भी साइंटिस्ट है, जूल भी साइंटिस्ट है, लेकिन जब इसको यूनिट के तौर पे लिखा जाएगा तो इसका पहला लेटर कभी भी कैपिटल नहीं आएगा। नंबर 2, द सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट हैज इनिशियल कैपिटल लेटर एज एन फॉर न्यूटन, पीए फॉर पास्कल एंड जे फॉर जूल। यानी अगर आप उसकी सिर्फ सिंबल यूज कर रहे हैं तो साइंटिस्ट के नाम पे जो यूनिट रखा जाएगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, जैसा कि न्यूटन में एन और पास्कल में पी के बाद ए छोटा आ जाएगा और जूल वगैरह। और तीसरा है परिफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। यानी जब परिफिक्स क्या चीजें होती हैं, जैसा कि मिली है, सेंटी है, डेसी है, किलो है, ये सारे परिफिक्स कहलाते हैं। यानी जो चीज शुरू में लिखी जाती है उसको परिफिक्स का नाम दिया जाता है। तो जब भी किसी यूनिट के साथ परिफिक्स आएगा तो बगैर स्पेस के लिखेंगे, जैसा कि 1 मिलीमीटर। अब यहाँ जो पहले है हमारा ये मिली परिफिक्स का है, एम मीटर का है। ऐसे 2 माइक्रो कोलम, तो यहाँ जो माइक्रो है ये परिफिक्स है, कोलम यूनिट है, 100 किलोग्राम। तो इसमें जो के है ये परिफिक्स है, जबकि जी जो है ये ग्राम को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह ही जब किसी भी यूनिट का कॉम्बिनेशन लिखा जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए बेस यूनिट इज रिटन एज 1 स्पेस अपार्ट। फॉर एग्जाम्पल ये हमने जैसे कि न्यूटन मीटर लिखा है, तो न्यूटन और मीटर के दरमियान स्पेस होना जरूरी है। ऐसे ही जूल सेकंड एक एग्जाम्पल है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसको कभी भी डैश या कॉमा के जरिए आपने नहीं लिखना, बल्कि इसका यानी जो रूल है या इसकी कन्वेंशन है वो यही है कि आप हमेशा उसको एक स्पेस के साथ इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट है कंपाउंड परिफिक्सेस आर नॉट अलाउड। यानी एक ही जगह 2 परिफिक्स इकट्ठे यूज नहीं किए जा सकते, जैसा कि माइक्रोफैरड कैन बी रिटन एज पिकोफैरड, जबकि पिको जो है ये 10 रेज़्ड पावर -12 के इक्वल होती है। और आखिर पे एक बहुत ही अहम कन्वेंशन जो है, जो कि बहुत ज्यादा यूज होगी, उसका जिक्र है व्हेन ए मल्टीपल ऑफ ए बेस यूनिट इज रेज्ड टू ए पावर। जब भी किसी बेस यूनिट की मल्टीपल की पावर को रेज किया जाता है, द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल एंड नॉट द बेस यूनिट अलोन। तो उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ आपने यूनिट का जो है वो पावर रेज करना है, बल्कि उस मल्टीपल का भी करना है। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर,
तो इसको हम लिखेंगे 1 किलोमीटर होल के ऊपर स्केल लगाया जाएगा। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं किलो के अंदर होते हैं 1000, यानी 10 रेज पावर 3। तो ये 10 रेज पावर 3 की पावर जब 2 होगी तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाइड 10 रेज पावर 6 मीटर स्क्वायर। इसको मजीद आप नीचे देखें एक्सप्लेन किया गया, जैसा कि 1 सेंटीमीटर है, अगर इसको कन्वर्ट करें मीटर में तो बनेगा 10 रेज पावर -2 मीटर। याद रखें 10 रेज पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर कन्वर्ट होने के बाद बन जाएगा एक्सपोनेंट -2 मीटर। अब जब हम इसकी पावर करेंगे तो पावर सिर्फ मीटर की नहीं होगी, बल्कि इसके साथ जो मल्टीपल आ रहा है एक्सपोनेंट -2 या जिसको 10 रेज पावर -2 कहते हैं, इसकी भी पावर करेंगे। तो यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा ये लिखा जाएगा एक्सपोनेंट -4 स्क्वायर मीटर। सिमिलरली अगर हम इसी 1 सेंटीमीटर की पावर 3 करें यानी क्यूब करें तो फिर ये सिर्फ मीटर की पावर 3 नहीं होगी, बल्कि उसके साथ जो मल्टीपल आ रहा है जिसको 10 रेज पावर -2 से इंडिकेट किया गया है वो सारे की पावर भी 3 होगी। और अगर उसको हम हल करके लिखें तो बन जाएगा एक्सपोनेंट -6 क्यूबिक मीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें जो हैं आपके न्यूमेरिकल के अंदर यूज होती हैं और बहुत सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करते वक्त भी हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ता है कि जब भी किसी यूनिट की पावर को रेज किया जाता है तो वो पावर सिर्फ यूनिट की नहीं होती, बल्कि उसके साथ जो मल्टीपल आ रहा होता है, जैसा कि इस एग्जांपल में 10 रेज पावर -2 है तो ये भी उसके साथ ही रेज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक था एरर एंड अनसर्टेनिटी। क्या चीज़ होती है? एरर जो है इसका लफ्जी मानी होता है गलती और अनसर्टेनिटी का लफ्जी मानी होता है गैर यकीनियत। सबसे पहले तो इनको तीन जो डिफरेंसेस हैं वो अलग-अलग जो है वो लिख दिए गए हैं, जैसा कि एरर किस वजह से होती है। तो उसकी सबसे पहली रीजन होती है नेग्लिजेंस और इन एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन, यानी किसी आदमी की लापरवाही या ना तजर्बाकारी जो है गलती की पहली वजह हो सकती है। नंबर 2 है फॉल्टी अपरेटस, यानी अपरेटस का सही ना होना। अगर अपरेटस के अंदर खराबी आ चुकी है तब भी गलती हो सकती है। और तीसरा है इन अप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। इन अप्रोप्रिएट का मतलब है नामुनासिब, मेथड का मानी तरीका, टेक्निक का मानी तरीका है, यानी ऐसा तरीका जो मुनासिब ना हो तब भी गलती होने का इम्कान होता है। लेकिन अनसर्टेनिटी क्या चीज़ है? इसको हम कहते हैं गैर यकीनियत, यानी जिस बात पे कोई यकीन ही ना करे। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी अगर कहता है कि मैंने कागज़ का साइज जो है वो मीटर राड से मालूम कर लिया, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, कोई भी आदमी उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मीटर राड जो है वो तो कागज़ के साइज की मैच कर सकता ही नहीं है। तो उसके लिए 3 चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पर इंडिकेट कर दी गई हैं। तो अनसर्टेनिटी या गैर यकीनी होने की सबसे पहली वजह है इन एडिक्वेसी और लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इन एडिक्वेसी का मानी है नामुनासिब, गैर मौजूद, यानी जो चीज़ जिस काम के लिए बनाई ही ना गई हो, अगर उसको मेजरमेंट के लिए यूज किया जाएगा तो लाजमी तौर पर उस मेजरमेंट पे किसी को यकीन नहीं आएगा। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि अगर हम मीटर राड के जरिए कोई कहे कि मैंने कागज़ का साइज मालूम कर लिया, तो मीटर राड कागज़ का साइज मालूम करने के लिए मौजूद है ही नहीं, या उसकी हद इतनी नहीं है कि वो कागज़ का साइज मेजर कर सके। दूसरी चीज़ है नेचुरल वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड, यानी जो चीज़ जिस चीज़ की मैच की जा रही थी उसके अंदर कुदरती तब्दीली आ गई, जैसा कि एकदम टेम्परेचर चेंज हो गया, पोटेंशियल चेंज हो जाए, या और कोई तब्दीली आ जाए जिसके ज़रिए जो हमारा कैलकुलेशन है वो सारी डिस्टर्ब हो जाए, तो उस मेजरमेंट के ऊपर भी यकीन नहीं किया जा सकता, वो भी अनसर्टेनिटी के ज़ुमरे में आएगी। और तीसरी चीज़ है नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ ए पर्सन सेंस, कुदरती, नेचुरल कुदरती, इम्परफेक्शन का मतलब है परफेक्ट के उल्ट होना, यानी माजूरी होना। यानी अगर किसी के अंदर कोई कुदरती माजूरी है, यानी सेंसेस के अंदर, सेंसेस हमारी 5 हैं, देखना, सुनना, चखना या सूंघना वगैरह, तो अगर इनमें किसी एक के अंदर प्रॉब्लम आ चुका है तो उस आदमी की जो मेजरमेंट है, जो पैमाइश है, वो काबिल एतबार नहीं होगी, वो अनसर्टेनिटी के जुमरे में आती है। यानी जैसा कि एक आदमी जो है उसको सुनता ही नहीं है सही,
तो वो जब रेजोनेंस वाला प्रैक्टिकल करेगा तो उसका रिजल्ट जो है वो कभी भी दुरुस्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसकी बात पे यकीन हम नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर एक आदमी की नज़र वीक है और वो रीडिंग ले रहा है तो उसकी रीडिंग जो है उसमें लाजमी नहीं है कि मुकम्मल तौर पर सही होगी, तो ऐसी चीज को हम अनसर्टेनिटी कहेंगे। अब इनके अंदर दोबारा जरा डिफरेंस देख लें। एरर की वजह 3 है, नेग्लिजेंस और इन एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन, नंबर 2 फॉल्टी ऑपरेटर्स, और नंबर 3 इन अप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। जबकि अनसर्टेनिटी की भी 3 रीजन हैं, इन एडिक्वेसी और लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नेचुरल वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड, और तीसरा है नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ ए पर्सन सेंस। इसके बाद है एरर की टाइप्स कितनी है। तो आमतौर पे जो एरर की टाइप्स हैं वो 3 हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 टाइप्स जो है उनको एक्सप्लेन किया गया, जिनमें नंबर 1 है रैंडम एरर। इसका मैनी होता है बेकायदा, यानी जिसका कोई रूल कोई हिसाब किताब ना हो या समझ ना रही हो, उसको रैंडम एरर का नाम दिया जाता है। डेफिनेशन इसकी बिल्कुल सादा है, व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ ए क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशंस। यानी अगर एक मैच हम कर रहे हैं और उसके अंदर बार बार गलती आ रही है, तो ऐसी मैच जो है या ऐसी जो गलती है वो रैंडम एरर कहलाती है। इसकी काजेज वजूहात जो है वो अननोन है, यानी पता नहीं होता कि किस वजह से ये गलती पेश आ रही है। इसको कम करने का तरीका क्या है? रिड्यूस द एरर बाय रिपीटिंग द मेजरमेंट एंड टेकिंग एन एवरेज। यानी हम उस मेजरमेंट को कई दफा रिपीट करते हैं और उसका एक एवरेज लेने से ये हमारी जो गलती है दूर हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें कभी भी आप एक वाइब्रेशन का टाइम सही रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी एक वाइब्रेशन का टाइम रिकॉर्ड करेंगे तो आपने स्टॉपवॉच को ऑन भी करना है, उसको ऑफ भी करना है, तो हर दफा ऑन और ऑफ करने पर आपकी गलती होगी। इसलिए हम हमेशा ही जब इसकी रीडिंग लेते हैं तो कम से कम हम 10 वाइब्रेशन की रीडिंग नोट करते हैं या 20 वाइब्रेशन की करते हैं, जैसा कि आपने मैट्रिक में प्रैक्टिकल में देखा होगा। तो ऐसी सूरत में पहली रीडिंग में एरर आएगी या आखिरी में आएगी, जबकि जो दरमियान वाली 18 रीडिंग्स होंगी उनके अंदर कोई गलती नहीं होगी। इस तरह जो एवरेज आएगी उसमें गलती बहुत ज्यादा हद तक जो है वो कम हो जाती है। ऐसे जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें भी आप देखते हैं, जैसा कि वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा या सुक्रियो गेज का, तो उसमें हमेशा 3 दफा आप मेजरमेंट करते हैं। तो उसका मकसद यही होता है कि रैंडम एरर जो है उसका इफेक्ट जो है वो कम कर दिया जाए। दूसरी टाइप जो है सिस्टमेटिक एरर है, बाकायदा, जैसा कि नाम से जाहिर है, यानी किसी रूल के तहत हो रही है, किसी खास तरीके से हो रही है। तो इसकी डेफिनेशन सादा सी है कि सिस्टमेटिक एरर प्रोड्यूसेस इक्वल डिफरेंस इन रीडिंग, यानी इस रीडिंग के अंदर हर रीडिंग का फर्क एक जैसा आएगा। यानी इसकी कुछ वजूहात हैं। नंबर 1 है अकर्स ड्यू टू जीरो एरर। पहली वजह इसकी क्या है? जीरो एरर की वजह से हो सकती है। जैसा कि हम वर्नियर कैलिपर के अंदर या सुक्रियो गेज की रीडिंग लेते हैं तो हम सबसे पहले उसका जीरो एरर चेक करते हैं। तो अगर जीरो एरर इसमें मौजूद है तो जाहिर है वो जीरो एरर हर रीडिंग के ऊपर अफेक्ट करेगा। इसको कम करने का तरीका क्या है? रिड्यूस्ड बाई जीरो करेक्शन, यानी जो जीरो एरर होती है वो हम काउंट कर लेते हैं और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके असल रीडिंग में ऐड कर देते हैं। इसको जीरो एरर का नाम दिया जाता है या जीरो करेक्शन कहते हैं। और दूसरा तरीका कंपैरिजन, यानी जिस डिवाइस के अंदर ऐसा मसला आ रहा है तो हम उसको कंपेयर करते हैं किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसकी रीडिंग 100% ठीक है या बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम जो है सिस्टमेटिक एरर को दूर कर सकते हैं। जबकि मैंने शुरू में बताया था कि टाइप्स ऑफ एरर कुल 3 है, लेकिन यहाँ 2 का जिक्र है। तो तीसरी किस्म की जो एरर है उसको हम पर्सनल एरर का नाम देते हैं, यानी वो इंसानी गलती या शख्सी गलती का नाम दिया जाता है जो खुद उस अपने बंदे की वजह से होने की हो सकती है। अब हम आते हैं इसके अंदर पाए जाने वाले अहम एमसीक्यूज, जैसे आपका जो जितना टॉपिक पढ़ा गया वो सिर्फ ना रिवाइज हो जाएगा बल्कि आपको बहुत सारे और कंसेप्ट मिल जाएंगे, जैसे कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो ये आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक जो है, उसके अंदर एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर परिफिक्स दिए गए हैं। अगर आप वहां से इनको तमाम को याद कर लें तो इस तरह के तमाम एमसीक्यूज जो हैं वो आपको मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएंगे। नंबर 2 है एन एरर ऑफ ऑब्जर्वेशन अराइजिंग आउट ऑफ द नेग्लिजेंस ऑन। नेग्लिजेंस की वजह से कौन सी एरर होती है अभी आपने पढ़ा है, तो उसका भी जवाब हम देखते हैं।
और तीसरा यूज ऑफ फाल्टी ऑपरेटर्स इंट्रोड्यूसेस एन एरर इज कॉल्ड फाल्टी ऑपरेटर्स की इस वजह से होती है और रैंडम एरर कैन बी करेक्टेड बाई, रैंडम एरर को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। और अगला है काजेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट आर। तो हम देखते हैं पहले सवाल का जवाब क्या है। तो आपके सामने जवाब आ चुका है 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स 10 रेज्ड पावर -6 मीटर। यहाँ मैंने पावर ऊपर नहीं लगाई, उसके साथ ही लिखी हुई है, तो ये 10 रेज्ड पावर -6 पढ़ा जाएगा। ये जितने भी यहाँ लिखे हैं इन सब में ये 10 की पावर काउंट होगी, तो इसको हम एक्सपोनेंट -6 मीटर भी कहेंगे। नेक्स्ट हमारा था दूसरा, एन एरर ऑफ ऑब्जर्वेशन अराइजिंग आउट ऑफ द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन इज कॉल्ड। तो इसको हम पर्सनल एरर का नाम देते हैं, जैसे कि डेफिनेशन भी पीछे थी पर्सनल एरर क्या है। तीसरा, यूज ऑफ फाल्टी ऑपरेटर्स इंट्रोड्यूसेस एन एरर इज कॉल्ड, इसको हम नाम देंगे जो ऑपरेटर्स के अंदर नक्स की वजह से होती है सिस्टमेटिक एरर, जिसको जीरो एरर का नाम दिया जाता है। और चौथा है रैंडम एरर। रैंडम एरर किस वजह से हो सकती है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। रैंडम एरर कैन बी करेक्टेड बाई टेकिंग सेवरल ऑब्जर्वेशंस, कई ऑब्जर्वेशन लेकर हम उसका एवरेज लेकर उसको दुरुस्त कर सकते हैं। काजेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट आर, सिस्टमेटिक एरर की वजूहात क्या हो सकती हैं, तो ये नोन होती हैं, जैसा कि ज़ीरो एरर होता है या ज़ीरो करेक्शन वगैरह, तो उसकी मदद से हम इसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है एक ऑप्शन के 1024 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज। तो अभी मैंने जैसा कि आपको तरीका एक्सप्लेन किया था कि जहां भी हम मौजूद हैं, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 1024 है, तो हमने डेसिमल प्लेस 1 के बाद लगा देना है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा डेसिमल प्लेस जो है वो कितने डिजिट जो है वो राइट लेफ्ट वर्ड जो है वो मूव कर गया। तो मौजूदा सूत्र में आप देखें हमारा डिजिट कितने दर्जे चला गया राइट साइड पे, 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हमारा आंसर कौन सा बन रहा है। दी ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड। ये कुछ पिछले यानी सवालों से आ गया, तो ये इसका ताल्लुक जो है पार्टिकल फिजिक्स से होता है। ऐसे ये 0.0023 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन एज। तो इसका तरीका भी यही है कि आप डेसिमल प्लेस जो 2 के बाद लगा देंगे और उसके बाद देखेंगे डेसिमल प्लेस आपका कितना दर्जे जो है लेफ्टवर्ड ट्रेवल कर गया, कितना मूव कर गया। तो यहाँ देखेंगे 1, 2 और 3, तो यहाँ नेगेटिव में आएगी, तो ये बन जाएगा 2.3 एक्सपोनेंट -3 आपका आंसर होगा। तो इनके आंसर जो है आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहे हैं, यानी 1024 को लिखा जाएगा 1.024 एक्सपोनेंट 3 और 0.0023 लिखा जाएगा 2.3 एक्सपोनेंट -3। जबकि जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसका ताल्लुक अल्टीमेट पार्टिकल से है उसको हम कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर एंड हुआ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ अल्लाह रखा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आरफवाला। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको स्टडी करने से पहले एक एनिमेशन हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसके अंदर सर्कुलर मोशन का व्यू दिखाया जाएगा और सर्कुलर मोशन के साथ वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को इंडिकेट किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस एनिमेशन के अंदर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने इसमें बच्चा जो है उसके हाथ में एक रस्सी है और एक गेंद है, जिसको पकड़कर वो घुमाना शुरू करेगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं।
सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी नॉर्मली स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट करती है। द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ द पार्टिकल इनटू द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी डेरिवेशन के लिए डायग्राम पे जरा गौर करें। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है और पॉइंट ए पे उसकी वेलोसिटी है v1 और पॉइंट बी पर वेलोसिटी है v2। यही बात जो ऊपर लिखी हुई, कंसीडर पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस r फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम। Let v1 and v2 are the velocities of the body executing circular motion at point A and B respectively, are v1 and v2. If delta v is the change in velocity in time delta t, then the acceleration of the particle will be, acceleration is defined as the rate of change of velocity which is given by A is equal to delta v over delta t as you are seen in the slide. This is the acceleration of the body, or as we observe in the last slide that since v1 and v2 are constant, so time taken to move the particle from point A to B will be given by this equation, delta t is equal to s over v। इस इक्वेशन की कीमत जो है, जो डेल्टा टी हमने ऑब्जर्व निकाली है, डेल्टा टी एस ओवर वी जो है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में अगर दर्ज कर दिया जाए तो ए बराबर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा वी एज इट रहेगा और डेल्टा टी की जगह हम कीमत दर्ज कर देंगे एस ओवर वी, जिसको सॉल्व करने के बाद ये बन जाएगा वी डेल्टा वी ओवर एस। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इस इक्वेशन को भी हम जरा हाईलाइट कर देते हैं ताकि बाद में हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। अब हम आते हैं कि इसमें से हमने वैल्यू फाइंड करनी है डेल्टा वी की। डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने एक ट्राइंगल बनाई, जैसा कि शक्ल में आप देख रहे हैं। ये ट्राइंगल हमने इस तरह ड्रा की है कि v1 जो है वो इक्वल एंड पैरेलल है pq के, और v2 जो है वो इक्वल और पैरेलल है pr के, जबकि जो डेल्टा वी है वो पैरेलल है डेल्टा वी के, जैसा कि शक्ल में आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम इसको 3-4 पॉइंट्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 में हम देखेंगे लेट अस नाउ ड्रा ट्राइंगल PQR such that PQ is parallel and equal to V1 and PR is parallel and equal to V2 as shown in figure। ये सामने जो फिगर बनी हुई है। We know that radius of the circle is, ये दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो इसको हम नंबर 2 का नाम दे देते हैं यहाँ पर। ये अब हम देखते हैं कि जो हर रेडियस होता है वो टेंजेंट पे, ये पिछली स्लाइड में देखें, यहाँ पर जो रेडियस है वो v2 के परपेंडिकुलर भी है और v1 के परपेंडिकुलर भी है। तो हम जानते हैं कि हर रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस टेंजेंट के ऊपर। तो बस इनसे हमें ये रिजल्ट निकलता है कि जो एंगल बनेगा v1 और v2 के दरमियान वही एंगल होगा OA और OB के दरमियान। मजीद इन एंगल को बराबर करने के बाद फर्दर हम देते हैं, क्योंकि हमने ये पहले ऑब्जर्व किया हुआ है कि v1 के इक्वल है v2 के, ये हमारा तीसरा पॉइंट बनेगा, जिसको हम पॉइंट नंबर 3 का नाम दे रहे हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है फर्दर पे। इसको जरा देखें, गौर कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है। ये आप इसको अपनी बुक पे भी निशान लगा लेंगे। देयरफॉर द एंगल AOB, जो कि पिछली फिगर में आप देख रहे हैं, ये वाला एंगल जो हमारे पास है AOB जो है, ये इक्वल है एंगल QPR के। इसके अलावा v1 और v2 दोनों इक्वल हैं और OA जो है वो OB के बराबर है। दोनों ही ट्राइंगल जो हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाते हैं। ये सामने लफ्ज़ आइसोसेलेस का मतलब होता है ऐसी ट्राइंगल जिनकी दोनों साइडें इक्वल होती हैं। और यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 4 बनेगा। ये इसको आप याद रख सकते हैं कि ज्योमेट्री से हम ये जानते हैं कि 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर होती हैं अगर उनके
एंगल जो इक्वल आर्म के दरमियान है वो इक्वल हो जाए, एंगल बिटवीन द इक्वल आर्म्स आर इक्वल। अब सिमिलर ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड के एंगल जो है वो आपस में बराबर होते हैं। पास ट्राइंगल OAB जो है ये सिमिलर हैं, और एक हम थ्योरम है जो यहाँ बयान नहीं किया गया जिसके मुताबिक अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनकी जो आपस की साइड की रेशो है वो इक्वल होती है। उस फार्मूले की मदद से हम ये जो है दोनों ट्राइंगल की साइड की रेशो जो है उनको आपस में इक्वल कर देंगे। वो भी यहाँ पर लिखा नहीं गया तो आप अपनी तरफ से लिख भी सकते हैं। यहाँ पर दी ट्राइंगल आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव साइड विल बी इक्वल। इस इक्वेशन से हम डेल्टा V निकालेंगे, लेकिन उसमें आप देखें यहाँ पर AB यूज हुआ है। AB की वजह क्या है, अब ये स्लाइड में देखें जरा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो आ रहा है A से B तक जो डिस्टेंस है ये कॉर्ड कहलाता है, जबकि रेड कलर में जो ये आर्क कहलाती है। तो जो आर्क है उसको कैपिटल S से रिप्रेजेंट किया गया, जबकि ये A से B तक जो हमारे पास कॉर्ड आ रहा है जिसको वक्र कहते हैं, इसकी लंबाई थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ये आपस में बराबर हो सकती हैं जब पॉइंट A जो है वो हम समझे पॉइंट B के बिल्कुल करीब आ रहा है। तो ऐसी सूरत में हम फिर AB जो है उसको S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिहाजा हमारे पास यहाँ पर डेल्टा V की कीमत निकल आएगी, जो कि इस इक्वेशन में ये V डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाई हुआ, डेल्टा V बराबर आ जाएगा हमारे पास VS ओवर R के बराबर आ जाएगा। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज करेंगे। A बराबर है V ओवर S, ये डेल्टा V की जगह थी, यहाँ हमने कीमत दर्ज कर दी तो ये V स्क्वायर ओवर R आ गया। इस एक्सप्रेशन को जो आपके सामने A की आई है इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन का नाम देते हैं, और उसकी डेफिनेशन जो है नीचे बयान की गई है, और उसकी जो है डायरेक्शन नीचे बयान की गई है। और इस एक्सलेरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन का नाम दिया जाएगा, जो कि वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। This is the expression of centripetal acceleration now by using the Newton's second law of motion। Fc को हम लिख सकते हैं m में, जो कि बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर ओवर r। इसकी डायरेक्शन जो है, the direction of centripetal acceleration and centripetal force is always directed along the radius toward the center of the circle। अगर हम इसको एंगुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो यही एक्सप्रेशन जो है इसको हम लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो जाएगा, यहाँ जस्ट हम v की कीमत दर्ज कर देंगे। आपने ये पीछे रिलेशन पढ़े हुए हैं कि V बराबर होता है R ओमेगा के। इस फार्मूले की मदद से हम जो है इसमें सिर्फ जस्ट जो है V की कीमत प्लेस करने पर ये हमारा M R ओमेगा स्क्वायर या M R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर M R ओमेगा स्क्वायर हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन है। तो यहाँ हमारे पास दो फार्मूले आ गए, एक Fc बराबर है mv स्क्वायर ओवर R, ये फार्मूला हमारे पास आ रहा है Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर R, जबकि दूसरा फार्मूला जो हमारे पास आ गया वो Fc बराबर है m R ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ये दोनों फार्मूले आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट MCQs क्या हैं। जैसे नंबर 1 है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन आपने शुरू में पढ़ी होगी, इसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। The angular acceleration is produced by, ये भी आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा, due to torque। A particle is moving in a circle with constant speed, the direction of centripetal force will be, ये भी आपने पढ़ा है, it will be along the radius and toward the center of the circle। Centripetal force performs, यहाँ पर centripetal force जो होती है ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होता है। तो इट मीन फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगी। ऐसी सूरत में सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क जो है वो हमेशा 0 कंसीडर किया जाता है। जब मैंने बॉडी मूव इन सर्कल ऑफ रेडियस r विद लीनियर स्पीड v, इट्स सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका फार्मूला भी आपने ड्राइव किया है। यहाँ पर 3 फार्मूले 4 लिखे, जिनमें से दुरुस्त फार्मूला आपका होगा mv स्क्वायर ओवर r। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि अगली वीडियो का लिंक जो है आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।